नमस्कार साथियों, मैं आपका शशिकांत आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास सर्वोदय क्लासेस की तरफ से इसके संचालक है हमारे मनीष राणा सर। तो हम आज का जो टॉपिक है हमारा है मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान का मुख्यतः जो इतिहास का जो टॉपिक मिलता है ये मिलता है मेवाड़। क्या मिलता है हमें? मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान का मुख्यतः हिस्सा जो इतिहास के अंदर मिलता है ये मेवाड़ ही मिलता है। अगर मेवाड़ का इसके अंदर इतिहास नहीं होता तो इसका बाहर राजस्थान के इतिहास का बाहर अगर मेवाड़ के बाहर के साथ तोलें तो इसका मेवाड़ का ज्यादा है। अगर पूरे इंडिया के इतिहास के साथ अगर हम इसका बाहर तोलें फिर भी मेवाड़ का ज्यादा है। तो मेवाड़ के हम आगे बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ के अंदर कौन से राजा है? गुहिल राजा हुए, जिसमें सोदिया वंश हुआ, गुहिल वंश इनकी स्थापना कैसे की, कौन से राजा ने की, इससे पहले यहाँ पे कौन था, मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसे पड़ा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारी सबसे पहले बात यह है कि मेवाड़ जो नाम है ये कहाँ से है? मेवाड़ नाम और इसके हमें प्राचीन नाम भी मिलते हैं। प्राचीन नाम है जो मेवाड़ की, इसके वर्तमान जो नाम थे अब तो ये अलग अलग जिलों में बंट चुका है। तो जिसके दक्षिण राजस्थान के जो जिले आते हैं जैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, ऐसे कुछ जिले आते हैं इसके अंदर मेवाड़ के अंदर। तो पहले इसके जब महाराजा महाराणा प्रताप जैसे गोहिल वंश था उस समय इसका नाम मेवाड़ पड़ा था। उससे दो प्राचीन नाम भी मिलते हैं हमें पुराने। तो क्या मिलते हैं इसके? एक तो मिलता है मेदपाट। क्या मिलता है? मेदपाट। मेदपाट इसका नाम कैसे पड़ा? अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। मेदपाट कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि इसके अंदर मेव जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के? मेव जाति के लोग रहते थे। और कुछ लोग कहते हैं मेद जाति के लोग रहते थे और कुछ लोग कहते हैं मेर जाति के लोग रहते थे। तो हमें इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देना, हमें बस इतना ही पूछेगा कि मेवाड़ के प्राचीन नाम। और एक इसका प्राचीन नाम और मिलता है, कौन सा? प्रागवाट। प्रागवाट, इसको प्रागवाट नाम से क्योंकि यहाँ पे पठारी क्षेत्र है इसलिए इसका नाम है ये प्रागवाट पड़ा। तो हम इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसके अंदर गुहिल वंश है सबसे पहले, इसकी स्थापना जो करने वाला तो गुहिल वंश। इसके अंदर अगर मेवाड़ की जैसे मुख्यतः जो स्थान रहा इसका वो रहा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। इसकी बात करते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ की बात करते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ के ऊपर पहले गुहिलों ने सबसे पहले अधिकार किया। तो यहाँ पे जो गुहिलों की जो संस्थापक था वो कौन था? तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका गुहिलादित्य कौन था? गुहिलादित्य। तो ये गुहिलादित्य ये कहाँ से? इसका जो हमें अभिलेख जो इसका हमें उल्लेख मिलता है गुहिलादित्य का, तो ये कहाँ मिलता है गुहिलादित्य का? एक अभिलेख मिलता है 646 सन में, 646 ईस्वी में। सॉरी 600 कौन सा अभिलेख मिलता है? सामोली अभिलेख। कौन सा मिलता है? सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है? तो ये अभिलेख मिला कहाँ? मिला ये हमें उदयपुर में। कहाँ मिला? उदयपुर में। उदयपुर जो हमारे वर्तमान में झीलों की नगरी है उदयपुर, तो उदयपुर में मिलता है। तो ये कब मिलता है? तो कब मिलता है? 646 ईस्वी में। 646 ईस्वी में इसका बताया कि हम 646 ईस्वी में कौन था? गुहिलादित्य। तो इससे हमें दो चार राजा इसके अंदर जिनका वर्णन बताया गया सामोली अभिलेख के अंदर। तो किसका मिलता है इसके अंदर? सामोली अभिलेख के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे पहले मिलता है गुहिल। गुहिल मिलता है, उसके बाद मिलता है महेंद्र, इसके मिलता है नाग, उसके बाद मिलता है शिलादित्य। शिलादित्य मिलता है। तो ये जैसे ही अभी इसका मिलता है ये 646 ईस्वी में मिला। तो इससे पहले अगर हम 20-20 साल मैक्सिमम एक जो राजा होता है वो कम से कम अपने साम्राज्य 20 साल तो अधिकार करता ही करता है। इसे हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन ये इसका हम पूरा दावा नहीं कर सकते हैं। अनुमान लगा 20-20 साल किया तो लगभग 566 ईस्वी, अगर 20-20 साल पीछे करें तो 566 ईस्वी के तक इसका जो आधिपत्य जो स्टार्ट हुआ था। तो हम आगे बात करेंगे कि गुहिलादित्य थे जो जिन्होंने क्या किया मेवाड़ की जो इसके इनके जो वंश जो थे इसके बाद में गुहिल था। इसके बाद राजा मिलता है हमें बप्पा रावल काल भोज। कौन मिलता है? काल भोज। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना था, सामूली अभिलेख में और क्या क्या लिखा मिला है। अगर आप कई बार क्वेश्चन आ जाए सामूली अभिलेख के अंदर और क्या क्या मिलता है, तो एक जो एक सीवी जनपद है। कौन सा जनपद है? सीवी जनपद। ये सीवी जो जनपद है ये कौन सा क्षेत्र? चित्तौड़गढ़ के पास आए थे सीवी जो। ये कहाँ से आए थे? जब सिकंदर ने कहाँ राज किया था? सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, सिकंदर ने जब पंजाब के ऊपर कहाँ आक्रमण किया था? पंजाब के अंदर। सिकंदर ने किसने किया था?
सिकंदर ने सिकंदर ने जब पंजाब के ऊपर आक्रमण किया तो यहाँ पे यहाँ के जो जनपद सीरी जनपद की जैसे योद्धाई सीरी जो ये जो पंजाब से जो जैसे कि यहाँ पंजाब है, पंजाब से नीचे की तरफ आए तो राजस्थान में तो सीरी जनपद के जो लोग थे वो कहाँ आ गए चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ आ गए चित्तौड़ में आ गए। तो चित्तौड़ में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसका नाम सीरी जनपद भी मिलता है, प्राचीन नाम और क्या मिलता है हमें सीरी जनपद, सीरी मिलता है इसका प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है सीरी। तो जो यहाँ पे सिरी जहाँ पे ये सिरी इसके अंदर ये जनपद का एक मुखिया होता था जिसको हम क्या कहते हैं महंतक कहते थे, पहले के समय क्या कहते थे महंतक, महंत बोलते। तो यहाँ का जो महंत था वो कौन था उस समय नाम मिलता है हमें इस अभिलेख के अनुसार, सामूल्य अभिलेख के अनुसार जो कि हमें कब मिला है 646 ईस्वी में। जो जैनतक कौन था जैनतक, जैनतक मिलता है। तो इसने जैनतक जो इनका मुखिया था इन्होंने इनसे एक आज्ञा ली, कौन से ली सीरी जनपद के जो लोग थे उनसे इन्हें आज्ञा ली। वैसे तो इनका मुखिया था पर लोगों से विचार विमर्श से जैसे गांव का सरपंच होता है उस गांव में अगर कुछ नया निर्माण करवाना होता है तो क्या करता है गांव के लोगों से पूछता है, उनसे परामर्श लेता है, जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे परामर्श लेता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और कैसे करूँ इसको। तो उसके हिसाब से जो इसने क्या किया इनके जो लोग थे सीरी जनपद में उनसे जो परामर्श लिया तो इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका हमें वर्तमान में जावर माता के नाम से जानते हैं, जावर माता। उस समय किसे हैं आशापूर्णी, आशापूर्णी माता वर्तमान में जावर माता के नाम से। ये मंदिर कहाँ बनवाया इसने, तो कहाँ बनवाया झीलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर में, उदयपुर में बनवाया। तो इसके बाद जो जैनतक था इसने इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति की। तो उसने इसके बाद उसने सोचा कि चलो भाई मेरे तो जीवन के सारे काम क्या हो गए सफल हो गए, मैं अब जीवन से मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ, जीवन से इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। तो इसने क्या किया एक देवबुक नामक स्थान मिलता है, देवबुक, देवबुक नामक स्थान है, इसने यहाँ पर जाके क्या कर लिया अग्नि स्नान कर लिया, अग्नि स्नान क्या कर लिया अग्नि स्नान क्या कर लिया अग्नि स्नान कर लिया। तो बाद में अगर इसमें ये जो हमें ये किसके अनुसार मिलती है ये कहानी मिलती है तो हमें सामूहिक अभिलेख के अनुसार मिलती है। वैसे ये बहुत कम पूछी जाती है लेकिन हम फिर भी सामूहिक अभिलेख में जो दिखाता है सामूहिक अभिलेख के बारे में मैंने आपको पूर्णतः जानकारी बता दी है इसके अंदर। तो हम अब आगे बात करते हैं सामूहिक अभिलेख के बाद में हम आगे बात करेंगे तो बप्पा रावल की, किसकी बात करेंगे बप्पा रावल की। बप्पा रावल कौन थे काल भोज जिनकी बप्पा रावल उनकी क्या उपाधि है, उपाधि है जो ये किसके अनुसार उपाधि मिलती है कई इतिहासकारों के अनुसार तो ये जो है इसके अंदर बताया गया कि बप्पा रावल और काल भोज अलग अलग है लेकिन जो एक प्रसिद्ध जैसे कि कर्नल जेम्स टोड हो गए मारवाड़ के प्रसिद्ध जो इतिहासकार हुए हैं मनोद नैणसी, कौन से इतिहासकार मनोद नैणसी, उनके अनुसार हम पढ़ेंगे आगे। और एक ग्रंथ मिलता है कवि श्यामल दास का, कौन सा ग्रंथ मिलता है वीर विनोद ग्रंथ। उनके अनुसार उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात लिखी है कि जो बप्पा रावल थे, कौन थे बप्पा रावल, कौन थे बप्पा रावल, ये तो उनकी क्या थी उपाधि थी, बप्पा रावल उपाधि थी। इनका नाम क्या था, नाम पढ़ते हैं क्या नाम पढ़ते हैं काल भोज, काल भोज थे। इनका जो शासन काल है वो कब मिलता है 734 से लेके 752 ईस्वी। यह भी पूर्णतः है या नहीं अनुमानित बताया गया कि उस समय के जो राजाओं के जो शासन काल थे वो पूरी तरह से नहीं बताए गए हैं। जब शासन काल कब से मिलने स्टार्ट होते हैं जेत्र सिंह के समय से 1213 से 1253 ईस्वी, जेत्र सिंह के समय से हमें शासन काल मिलने स्टार्ट होते हैं। यहाँ काल भोज का पूर्णतः ये नहीं रहे जिसने जिस समय इसने जो अपना प्रथम जो ये सैन्य अभियान किया जो चित्तौड़ विजय के अंदर, तो हमें उसको उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इनके गुरु कौन थे, इनकी जिनकी ये गाय चराते थे क्या नाम है उनका हारित ऋषि, क्या नाम था ऋषि, हारित ऋषि। तो इनका नाम था हारित ऋषि, हारित ऋषि थे जो इन्होंने क्या किया ये इनकी गाय चराता था, कौन चराता था कालभोज, कालभोज क्या करता था इनकी गाय चराता था इनकी हारित ऋषि की, हारित ऋषि की।
इनकी जो गाय चराता था, कौन चराता था? कालभोज। इनकी क्या चराता था? गाय चराता था कालभोज, इनकी गाय चराता। तो इनको जब जब ये जो हरित ऋषि हैं, ये माता की पूजा करते थे, तो वो माता का नाम हमें मिलता है, जो हमें माता का नाम मिलता है, तो उसके अंदर राठासन देवी। कौन सी देवी? राठासन देवी। कौन सी देवी मिलती है? राठासन देवी जी क्या करते थे? आराधना करते थे। वैसे ये एकलिंग नाथ जी के भी भक्त थे। किसके थे? एकलिंग नाथ जी। कौन थे? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी थे, इनकी भी राठासन देवी की आराधना करते थे। कौन करते थे? हरित ऋषि करते थे। इनका जो ये शिष्य हुआ करते थे, ये कौन थे? ये कालभोज थे। कौन थे? कालभोज। तो कालभोज थे, तो इन्होंने क्या किया, जब हरित ऋषि अपनी गाय चराते थे, तो उस समय की बात है कि हरित ऋषि ने जब मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि एक जो जब कालभोज से पूछा, अभी मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग लोक में, मैं अपने परलोक की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, तो अब तेरे को बता, तेरे को अगर कुछ चाहिए तो बता दे। तो कालभोज ने उनसे कहा कि मेरे को कहीं पे राजा बनना है, कहीं का राजा बनना है, और मैंने साम्राज्य पे अधिकार करना है, कहीं पे मेरे को आशीर्वाद हो कि मैं अगर जहाँ पे भी जाऊँ मेरे को वहां पे जीत मिले। तो इन्होंने कौन सी माता की पूजा करते हैं? राठासन देवी की। राठासन देवी की पूजा करते हैं ये। तो राठासन देवी को इन्होंने आराधना की और प्रसन्न किया राठासन देवी को। तो राठासन देवी को प्रसन्न किया, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने पूछा हरित ऋषि से भी, आप बताओ क्या चाहिए आपको? तो इसने बताया कि मेरा एक शिष्य है, मेरा जो मतलब इसका मित्र भी था, शिष्य भी था, जो इनके हमेशा साथ में रहते, इनका सेवक भी था। उसका नाम क्या मिलता है? कालभोज नाम मिलता है। तो कालभोज को एक साम्राज्य चाहिए, उसके ऊपर इसने अधिकार करना है। तो उसके लिए फिर राठासन देवी ने इसके बारे में क्या कहा? राठासन देवी ने कहा कि आप चलो, अब मैं आपको ये बता दूंगी, आप एकलिंग नाथ जी की आराधना करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आप इसके लिए मैं आपको ये वरदान या कुछ ऐसा नहीं दे सकती, इसके लिए आप किसकी करना पड़ेगी? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी कौन है? एकलिंग नाथ जी शिव शंकर भगवान को ही एकलिंग नाथ जी अलग अलग जगह पे, जैसे शिखर की तरफ हर्षनाथ जी कहते हैं, अलग अलग जगह पे एकलिंग नाथ जी का जो नाम है, जैसे शिव शंकर भगवान, जैसे शिव गौरी, ऐसे कहते रहते हैं। तो एकलिंग नाथ जी के अनेक नाम मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे एकलिंग नाथ जी का मतलब क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। वो जब इन्होंने इसकी पूजा की, इन्होंने भी की और कालभोज ने भी की। तो एकलिंग नाथ जी जो जब ये प्रसन्न हुए, तो इन्होंने बताया था कि एकलिंग नाथ जी ने बोला कि इसके अंदर अब बताओ आपको क्या चाहिए। तो हरित ऋषि ने कहा मेरा एक शिष्य है, सेवक है, उसको साम्राज्य का पर अधिकार करना है कहीं पर, तो वो चाहिए, इसको वरदान दो कि ये जहाँ भी जाए वहां पे ये अपना साम्राज्य स्थापित कर सके अच्छे से ढंग से। तो इसने कालभोज ने क्या किया फिर? अगर हमसे ये पूछा जाए कि कालभोज ने चित्तौड़ पर विजय, पहले इसने किस पे विजय की? यह गया चित्तौड़ में। चित्तौड़ में गया तो चित्तौड़ का उस समय राजा कौन था? 734 ईस्वी में प्रथम सैन्य अभियान भी माना जाता है कालभोज का, प्रथम सैन्य अभियान भी है। जैसे कि कालभोज का उस समय राजा कौन था? कालभोज का सॉरी मेवाड़ का, चित्तौड़ का राजा कौन था उस समय? तो नाम मिलता है मानमोद। कौन सा नाम मिलता है? मानमोद। ये मौर्य शासक था एक, मौर्य शासक। मानमोरी क्या था? मौर्य शासक था। तो जब कालभोज वहां पर गया, तो उसने मानमोरी को वहां से मार दिया या हटा दिया या भगा दिया। तो मानमोरी जब वहां से भाग गया, तो उसने क्या किया? चित्तौड़ पर क्या किया? कालभोज ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कहाँ कर लिया? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। तो जब ये हरित ऋषि और कालभोज रहेंगे होंगे, तो ये कहाँ रहे होंगे आपको बताओ? तो कहाँ इन्होंने गाय चराई थी, कहाँ ये थे, कहाँ एक नाथ जी का मंदिर बनवाया था इन्होंने? बाद में कालभोज ने एक नाथ जी का मंदिर भी बनाया, वो कहाँ बनवाया, इनका उल्लेख है जो कहाँ मिलता है? तो हम ये इसके बारे में ये बताया जाएगा जाता है कि जो कालभोज थे, इन्होंने अपनी जो जब ये गाय चराया करते थे, तो ये कहाँ रहा करते थे? हरित ऋषि के साथ कहाँ रहा करते थे? स्थान मिलता है उदयपुर के अंदर, नागदा। कौन सा मिलता है? नागदा में। राजस्थान। तो अगर पूछा जाए कालभोज ने मतलब मेवाड़ की प्रथम जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया नागदा को। किसको बनाया गया? नागदा को। कब बनाया गया? 734 ईस्वी में। तो कहते भी अपने अगर चित्तौड़ पर करेंगे, चित्तौड़ पर अधिकार कर भी दिया, तो फिर भी हम तो पराने तो हम नागदा से हैं, तो हम राजधानी किसको बनाऊंगा? राजधानी भाई अपने नागदा को बनाऊंगा। नागदा को तो इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद उसके बाद ये जो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कई बार हुआ, अगर ये चित्तौड़ पर विजय कालभोज ने किसकी सहायता से की, किसके आशीर्वाद से की? तो एकलिंगनाथ जी ने, इसमें आ गया हरित ऋषि के। क्योंकि इनकी आराधना किसने की थी? एकलिंगनाथ जी ने भी की थी। इनके भगत कौन थे? एकलिंगनाथ जी के अगर कौन से थे? हरित ऋषि थे। और इन्होंने पहले पूजा कर कौन सी देवी को प्रसन्न किया था? तो एक देवी का नाम है राठासन देवी, ये मैंने आपको बता दिया। तो मानमोरी राजा था। हम आगे बात करते हैं।
तो यहाँ पे जो मान राजा जी को भगा के 734 ईस्वी में क्या कर लिया, जो चित्तौड़गढ़ है उसके ऊपर अधिकार कर लिया और अपनी प्रथम राजधानी किसको स्थापित कर लिया, नागदा को स्थापित कर लिया, नागदा कब कर लिया, 734 ईस्वी में। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। 734 ईस्वी में कालभोज ने क्या कर लिया, अपना जो ये नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बना ली। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कालभोज और बप्पा रावल। बप्पा रावल क्या है, बप्पा जैसे बप्पा ये जो शब्द मिला है, बप्पा जो ये इनको बाद में शब्द, पहले इनका नाम मिलता है जो कालभोज ही मिलता है, उसके बाद में बप्पा जो नाम है ये बाप के तुल्य है। पहले लोग जैसे गुजराती लोग है जो अपने बप्पा बप्पा कहते हैं, अपने बाप के जो जमाने तुल्य होते हैं उनको हम बप्पा कहते हैं। तो हमारे राजस्थान में बाबा भी बोलते हैं। तो इसके आगे जो ये रावल है, रावल रावल कहाँ से है, रावल जो राजकुल के लोग होते थे उनके लिए आगे रावल लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था, रावल लगाया जाता था। अगर ये पूछे कि बप्पा रावल ये नाम है ये कहाँ से आया, तो बप्पा जो बाप के कुल है उसके लिए, और रावल जो जो शाही कुल से हो, जो राजी कुल से हो, उसे क्या कहते थे, रावल कहते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब कि बप्पा रावल जो इनके अंदर कई इतिहासकारों के द्वारा बप्पा रावल अलग है, काल भोज अलग है, लेकिन जो एक हमारे जो इतिहास के पिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है। कौन सी बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है इनके द्वारा। क्या लिखी गई है, किताब लिखी गई है। कौन सी किताब लिखी गई है, द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल, इनको क्या कहते हैं, इनको राजस्थान के इतिहास का पिता भी बोला जाता है। क्या मतलब है, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस किताब के अनुसार, और एक जो हमारे मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, तो उनका क्या नाम मिलता है, नैणसी, मोहनोद नैणसी। मोहनोद उनकी क्या थी, उपाधि थी, और नाम उनका क्या था, नैणसी था। क्या नाम था, नैणसी, मोहनोद, मोहनोद। कई जगह मोहनोद उनका नाम था, नैणसी। तो पहले ही जो इतिहासकार थे, जब मारवाड़ के अंदर आगे अगर कुछ लगाया जाता तो जो पहले जो क्या है उपाधियां आगे लगाई, जैसे महाराणा, महाराजा, सभाई, जैसे भी मारवाड़ में मेवाड़ के क्षेत्र में जो पहले उपाधियां लगाई जाती थी वो हमेशा आगे लगाई जाती थी। तो हम आगे बात करते हैं, मोहनोद नैणसी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये बप्पा रावल और कालभोज अलग एक ही है। क्या है, एक ही है दोनों। कईयों के अनुसार ये बताया कि अलग अलग है, नहीं ये अलग अलग नहीं, एक ही है। और एक हमारे जो इतिहासकार मिलते हैं, कौन मिलते हैं वो, जिनका वीर विनोद ग्रंथ, कवि श्यामल दास। कौन से श्यामल दास, कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास, इनका ग्रंथ मिलता है कौन सा, वीर विनोद। उसमें लिखा गया है साफ तरीके से कि ये रावल, बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति हैं। कालभोज उनका नाम था, बप्पा रावल उनके लोगों द्वारा दी गई उनकी उपाधि थी। तो हम आगे बात करेंगे बप्पा रावल, बप्पा रावल जाते हैं, इनके आगे इसने कैसे राज किया, क्या किया, आगे इसने क्या क्या निर्माण किया, किसका कैसे मंदिर का निर्माण किया है। तो हम बात करेंगे आगे कालभोज की पूर्ण गहन ज्ञान के साथ। हमने किसकी बात करनी है आगे, कालभोज, किसकी बात करनी है, मैंने आपको बताया था एकलिंगनाथ जी के बारे में। एकलिंगनाथ जी, तो इन्होंने एकलिंगनाथ जी के इतने बड़े भक्त थे कालभोज, तो इन्होंने क्या किया, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया होगा। तो वो कहाँ करवाया होगा, एकलिंगनाथ जी, जो शिव शंकर भगवान को एकलिंगनाथ जी कहा गया है। यहाँ पे एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कहाँ करे, एकलिंगनाथ जी जो शिव भगवान है वो कहाँ रहते थे, आपको बताओ तो कैलाश पर्वत पर रहते थे। कहाँ रहते थे, कैलाश पर्वत। तो इन्होंने कहा इसको जो जिस स्थान पे इन्होंने करवाया उसका, उस जगह का नाम इन्होंने क्या रख दिया, कैलाशपुरी। क्या नाम रख दिया, कैलाशपुरी, कैलाशपुरी, इनका नाम इसने क्या रख दिया, कैलाशपुरी। कैलाशपुरी नाम लिख दिया। तो ये कैलाशपुरी जो स्थान है ये कहाँ है, वर्तमान वर्तमान उदयपुर में है ये। वर्तमान स्थान कहाँ मिलता है हमें, उदयपुर में मिलता है। अच्छा, हम आगे बात करेंगे कालभोज के सैन्य अभियान की। प्रथम सैन्य अभियान था जो कालभोज का, तो वो तो हमने देखा 734 ईस्वी में कहाँ पर अधिकार किया, सर्वप्रथम उन्होंने चित्तौड़ पर। कहाँ किया,
चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर जो मेवाड़ का मुख्यतः स्थान मिलता है वो चित्तौड़ ही मिलता है। तो चित्तौड़ पर अधिकार के दूसरा इन्होंने क्या किया, तो एक जो राजा मिलता है हमें, जो जब पहले के जो राजा थे, वैसे तो इन्होंने 700 जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम शासकों ने क्या किया, भारत के ऊपर जो 700 ईस्वी से ही आक्रमण करने प्रारंभ कर दी। जो इनका एक सफल आक्रमण हुआ वो कब हुआ था, इनका प्रथम सफल आक्रमण मुस्लिमों को कहा गया था, ये होगा 712 ईस्वी में। कब कहा गया, 712 ईस्वी में इनका सफल आक्रमण कब हुआ, आक्रमण। तो इन्हें सर्वप्रथम अधिकार कहाँ किया मुस्लिमों ने, तो पहले जो पुराना जो भारत का जो नक्शा मिलता है उसके अंदर इनका एक हिस्सा मिलता है सिंध। सिंध उन्हें सर्वप्रथम कहाँ अधिकार किया, सिंध पर अधिकार किया। सिंध पर अधिकार किया तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं 712। लेकिन जब प्रथम जो आधिपत्य जमाया था इन्होंने, तो कब जमाया था मुस्लिमों ने प्रथम आधिपत्य जब जमाया था, तो 1192 ईस्वी। आपको याद हो तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ था, 1192 ईस्वी में पानीपत का, त्राइन का, सॉरी त्राइन का द्वितीय युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज, कहाँ के शासक थे ये, मारवाड़ के, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1151। त्राइन के ऊपर 2 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं, 2 युद्ध, एक 1191 ईस्वी में, एक और एक 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी तो जब प्रथम बार जब मुस्लिमों ने अगर कहीं पे अधिपत्य जमाया दिल्ली के ऊपर, तो कब जमाया था, पृथ्वीराज, सॉरी पहला जो युद्ध था त्राइन का, तो 1191 में। ये कौन जीता था, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे जो हमारे, उन्होंने जीता। दूसरा जो था मोहम्मद गोरी ने जीता था, मोहम्मद गोरी ने जीता, तो उसने उससे में 1192 में पूरी तरह आक्रमण के पूर्ण का अधिकार कर लिया था। तो इसके अनुसार हम अगर ये देखो, अगर हम बात करते हैं तो जैसे 712 और 1192, इनके बीच में क्या इन्होंने कहीं भी अगर मुस्लिम जो शासक थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि 700 ईस्वी से इन्होंने आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे करने। तो जब इनका पहला सफल आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी हुआ। तो आप तो सोचते होंगे कि आपके मन में एक सवाल आता ही होगा कि जब ये जो 480 साल, कितने साल, 480 साल, 480 साल, तो इनके बीच में क्या जो मुस्लिम राजा थे वो के शांत बैठे होंगे, बिल्कुल कभी नहीं बैठे होंगे शांत। इन्होंने क्या किया, जब जितने भी तो उससे इतने समय इन्होंने जो राजा थे यहाँ के रोका किसने इसको, 480 साल तक इनका सामना किसने किया। तो जो हमारे राजपूत शासक होते थे, राजपूत लोग होते थे, उन्होंने इनको दबाए रखा 480 सालों तक। तो भारत के टुकड़े पर इन्होंने क्या नहीं करने दिया, अधिकार नहीं करने दिया। किसको नहीं करने दिया, जो अफगानिस्तान से, सिंध प्रदेश की, जो बाहर से मध्य एशिया से जो लोग आते थे, उनको यहाँ पे क्या नहीं करने दिया, अधिकार नहीं करने दिया। 480 साल धीरे धीरे लड़ते गए। उनके पास तो धन बहुत था, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर धीरे धीरे धन की कमी हुई, लोगों की कमी होगी। तो धीरे धीरे 1192 में आकर पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गोरी ने ये त्राइन का युद्ध जीता और यहाँ पे क्या कर लिया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया। कब कर लिया, कब कर लिया, द्वितीय युद्ध त्राइन का कब हुआ, 1192। तो आगे मैं बात करता हूँ 1192 में तो कर लिया इन्होंने, यहाँ पे क्या कर लिया, दिल्ली का जो प्रथम 480 साल में इन्होंने रोका। तो एक बार मोहम्मद, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक